नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपथ हिंदी क्विंट, अंग्रेजी क्विंट और ब्लूमबर्ग क्विंट पर। और ये चर्चा हमारी हो रही है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में जो आपके अनुभव रहे हैं कोरोना से लड़ने के बारे में, हम उस पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन पहले मैं शुरू करना चाहता हूं क्योंकि पिछले हफ्ते में आपने पूरा देखा कि केंद्र सरकार ने कहा कि 20 लाख करोड़ के एक बड़े पैकेज का ऐलान किया जाएगा। लॉकडाउन 4 में कुछ रियायतें दी जाएंगी और राज्य पर छोड़ा जाएगा कि वो क्या करे। वो हम आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए तो दरअसल जो व्यवस्था देश में है उसमें मुख्यमंत्री भी जो है वो फ्रंट लाइन वॉरियर है इसमें, क्योंकि ग्रास रूट पे, ग्राउंड पे काम उसको करना पड़ता है। पहला सवाल, पैकेज के बारे में मैं एक मुख्यमंत्री के नाते आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपको इसमें क्या मिला। देखिए, 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है, ये समझ लीजिए बजट के को रिशेड्यूल करके निर्मला जी ने देश के सामने रखा है। इसमें किसी वर्ग को कुछ नहीं मिला है। यदि मिला है तो 5 किलो राशन जो है वो 2 महीने के लिए गरीब लोगों को मिला है। मनरेगा पहले से संचालित है। आप एसएमई सेक्टर के आप बात करेंगे तो लोन तो आपने बढ़ा दिया, ब्याज में कोई कमी नहीं की, तो कोई इसका लाभ मिलेगा नहीं। कृषि क्षेत्र में बजट आप देखेंगे तो केवल 8% है, जितने 20 लाख करोड़ है उसमें से केवल 8% है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आपने बजट से बाहर कोई बात कही हो। तो ये सब कुछ है वो बजट का है, आपने अतिरिक्त कुछ दिया नहीं है, बल्कि 1,70,000 करोड़ जो पहले घोषित किए थे उसको भी इसमें शामिल कर लिए। तो इसमें नया कुछ है नहीं है। ये आपने केवल कपड़ा बदलने वाले जो काम है वही किया है और इसमें कुछ होगा नहीं, देश का कोई भला होने वाला नहीं है। जी, दूसरी चीज इसमें यह कहा गया है कि राज्यों को पैसों की जरूरत है, वो अपनी बोरोइंग बढ़ा सकते हैं 3% से 5%। यानी कि अब सारे राज्य 4 लाख करोड़ रुपए का और कर्जा ले पाएंगे। लेकिन उसमें शर्तें लगा दी हैं कि राशन कार्ड जो किया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड, बिजली वितरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लोकल लेवल पे कॉरपोरेशंस रेवेन्यू कैसे उठाएंगे, इन चीजों पर शर्तें लगा दी गई हैं। तो ये पैसा आपको उठाने की जरूरत पड़ेगी, कितनी आसान शर्तें हैं ये आपके लिए? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि सभी राज्यों के जीडीपी घटने वाली है और पहले 3% तक के लोन लेने का अधिकार था, अभी आप उसे बढ़ा के 0.5% आपने बढ़ाया है, जो निशर्त है। शर्त के बारे में आपने खुद ही बता दिया है कि आप ये करेंगे तब आपको मिलेगा, आप वो करेंगे तो इतना मिलेगा। ये शर्त आपने गिना दी, उसको रिपीट मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब जीडीपी कम होगा तो फिर लोन लेने की जो पहले क्षमता थी उसमें भी कमी आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ये जितने शर्त लगा दिए हैं तो इसका मतलब ये है न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो जी, राज्यों को भला होने वाला नहीं है, शर्त हटाना चाहिए। यह शर्तें लेकिन अच्छी हैं कि राज्यों को सुधार लागू करने के लिए एक पैमाने पर कसा जा सकेगा, एक कसौटी पर कसा जा सकेगा। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन एक एक पैरामीटर है, उसे इंप्लीमेंट करने में आपको 6 महीना लगेगा। जी, पैरामीटर है जितने भी आपने गिनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करने में आप कितना भी ताबड़तोड़ करेंगे तो 3 महीने पहले तो नहीं कर पाएंगे, 6 महीने तो लगेगा ही। तो ये तो चारों पैरामीटर आपको तय करते करते साल बीत जाएगा और उस पैरामीटर को भी अचीव करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो पैसा आपके पास है ही नहीं है, इसीलिए मैंने कहा न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जी बिल्कुल। 0.5% है, वही राज्यों को मिलने वाला है। ओके ओके। एक चीज और, अभी चूंकि बहुत बड़ी आपदा है और एनडीएमए एक्ट के तहत पूरा देश गवर्न हो रहा है, राज्यों से केंद्र लगातार बातचीत करता रहता है, आप लोगों के सुझाव वो सुन रहा है। इस वक्त जिसको हम सुनते आए हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? वो प्रैक्टिस में कितना हो रहा है केंद्र और राज्य के बीच में, उसमें क्या अनुभव है आपका? देखिए, भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसको हम लोग शब्द सा पालन किए, बल्कि उसके पहले हम लोगों ने काम शुरू कर दिया था। जैसे 24 तारीख को लॉकडाउन शुरू किए हम लोग, तो 21 तारीख से ही शुरू कर दिए थे। जो सर्कुलर 24 तारीख को इन्होंने जारी किया, हम 23 तारीख को जारी कर दिए थे। जो बंद करने की बात है तो हम 19 मार्च से ही हमारे यहाँ 144 धारा लग गया था। उसके पहले स्कूल, कॉलेज, जितने भी
जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, थिएटर है, मॉल है, सबको हमने बंद कर दिया था। और यही कारण है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो कोरोना है वो नियंत्रित रहा है। जी। विदेश से आने वाले जो लोग हैं, हमने तुरंत, हमारे यहाँ 2100 लोग आए, तुरंत हमको आइडेंटिफाई करके होम क्वारंटाइन में रखे, उसकी जांच कर दिए, तो हमारे यहाँ आंकड़े बढ़ने से रुक गया। यदि यही काम भारत सरकार जो विदेश से आने वाले यात्री है उसको क्वारंटाइन में रख देते, उसके राज्यों को वो कह देते कि आप अपने राज्य जा रहे हैं, इसको होम क्वारंटाइन में रखिए, यदि मार्च भी शुरू कर देते 1 मार्च से ही, तो ये स्थिति नहीं होती जो आज है। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। 2100 विदेशी छत्तीसगढ़ आए, ये लिस्ट आपके पास थी, ये लिस्ट आपको जाहिर है कि केंद्र सरकार से मिली होगी और आपने उनको आइडेंटिफाई किया, तो ये काम तो पूरे देश में और पहले हो सकता था। हो सकता था। हम लोग जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उससे लिए, भारत सरकार से भी लिए, दोनों मिलान किए, और जो जो लोग आए थे, कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ का नाम लेके आए लेकिन वो दूसरे जगह रुक गए, तो वो आंकड़े कुछ अधिक थे, लेकिन 2100 लोग जो छत्तीसगढ़ में आए और सबको हमने होम क्वारंटाइन में रखा, और उसको सारे लोगों को, जिम्मे अधिकारी कर्मचारियों को लगा दिए कि ये होम क्वारंटाइन में है, उनके पड़ोसियों को बता दिए, उनके घर वालों को बताया, और उसको घर से निकलने नहीं दिए, और उसकी जांच करना शुरू किए। तो उसमें से हालांकि कोई लक्षण नहीं थे, फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसको हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट कराए। जी। हम लोगों को दिल्ली मुंबई बैठ करके ये लगता है कि छत्तीसगढ़ आमतौर पर ग्रामीण इलाका है, तो वहां पर कोरोना चूंकि बाहर से हवाई सफर से यहाँ पहुंचा तो उतना फैला नहीं होगा, इसलिए आपकी परिस्थिति औरों की तुलना में बेहतर है, आपने ठीक मैनेज कर लिया। फिर भी ये चैलेंजिंग तो रहा होगा। अगर मैं आपसे अपनी खास बातें समझना चाहूं जो दूसरे राज्यों के लिए भी लर्निंग के तौर पर काम आए, कि छत्तीसगढ़ ने ऐसा यूनिक क्या किया है? ठीक है, छत्तीसगढ़ आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो 7 राज्यों से घिरा है। एक तरफ उड़ीसा है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश। इन 7 राज्यों से घिरा हुआ है। और ये अभी आप, ये जंक्शन बना हुआ है, जितने श्रमिक आ रहे हैं, गुजरात के श्रमिक हैं, चाहे तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, महाराष्ट्र के, सारे श्रमिक हमारे यहाँ आ रहे हैं। रोज 10 से 15 हजार लोग छत्तीसगढ़ से गुजर के अपने प्रदेशों में जा रहे हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से सेंटर में है। जैसे हम नागपुर के सेंटर कहते हैं, तो नागपुर हमारे से रायपुर से 296 किलोमीटर, यदि हम बॉर्डर से करें तो मुश्किल से 150 पौने 200 किलोमीटर पड़ता है। ये सेंटर में है, और तो भौगोलिक दृष्टि से सेंटर में है। हमारे यहाँ हवाई जहाज है, वो 27 हवाई जहाज राजधानी में आती है, जो देश भर के विभिन्न शहरों से आती है। तो एयर कनेक्टिविटी भी है। और आपको सबको पता है कि अभी जो ये महामारी जो आई है वो हवाई जहाज से पहुंची है, चाहे देश में हो, चाहे देश के राज्यों में हो, शहरों में हो। तो सबसे पहले हमने उसको पकड़ा और उसमें हमको सफलता मिली। बाद में एक जो तबलीगी जमात का आया था और वो कोरोना फैला के गया, वो करीब 28 लोगों को उसमें फैला, उसको भी हम लोग किए। अभी जो आ रहे हैं वो जो श्रमिक हमारे आए हैं, दूसरे प्रदेश से जो श्रमिक हमारे आ रहे हैं, या छात्र आ रहे हैं, या दूसरे जो लोग वहां फंस गए हैं, दूसरे राज्यों में फंस गए थे लॉकडाउन के कारण से, वो लोग जब वापस आ रहे हैं, तो ये आंकड़ा अभी अचानक कल फिर से बढ़ा है, 25 और बढ़ गए। तो हमारे यहाँ टोटल अभी कोरोना पॉजिटिव केवल 33 है। हमारे पास तो जब ये श्रमिकों का आना जाना बंद था तो केवल 3 तक के हम लोग सीमित कर दिए थे, लेकिन अभी बढ़ा है। निश्चित रूप से श्रमिक आएंगे, वो हमारे प्रदेश के हैं, हम लाना भी चाहते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने जो किया है कि हमारे यहाँ 16,499 क्वारंटाइन सेंटर हमने बना कर रखा है। हमको पता है कि किस गांव से कितने लोग किस राज्य में गए हैं, वो कब आ रहे हैं, उसकी जानकारी है। और आ गए हैं तो गांव वाले के सहयोग से हमारे अधिकारी कर्मचारी उस क्वारंटाइन सेंटर में वो रख रहे हैं, उसकी देखभाल भी कर रहे हैं, और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका भी बराबर मेंटेन कर रहे हैं। जी। एक चीज बताएं, आपने जो अभी नंबर बताया कि 16,000 क्वारंटाइन सेंटर तैयार रखे हुए हैं, अभी लेटेस्ट आंकड़ा आपने 33 का बताया, यानी अभी छत्तीसगढ़ का कुल नंबर क्या है लेटेस्ट? बहुत कम है। 33 है जो पॉजिटिव है, केवल 33 है। जी। तो थे 50 लोग स्वस्थ होकर चले गए।
जी, ये बताएं कि ये जो माइग्रेंट वर्कर वाला एक पूरे देश में इस वक्त हम जो दृश्य देख रहे हैं, जाहिर है कि बहुत तकलीफ वाला है, ये तो सब मानते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम तो जब आपदा आती है तो इस देश का तंत्र बहुत बढ़िया से काम कर लेता है। दूसरी तरफ ये है कि 25 मार्च से लेके अभी तक कुछ करोड़ लोगों का मूवमेंट भारत राज्य, इंडियन स्टेट मैनेज नहीं कर पा रहा है, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य हो, चाहे रेल मंत्रालय हो। ये कितनी दुखद कमेंट्री है हमारे पूरे प्रशासन तंत्र पर, और इसके लिए अगर हम जिम्मेदारी ढूंढने के लिए चले ताकि आगे गलती ना हो और अभी लोगों को हम ठीक से पहुंचा ला सकें, तो उस पर आपका व्यू मैं समझना चाहता हूं। देखिए, जब आप लॉकडाउन घोषित किए थे उसके पहले ही सब लोगों को सचेत कर देते कि अब ये लॉकडाउन लंबा चलने वाला है। और जैसे कि सबको पता है, चाहे इटली का अनुभव हो, चाहे अमेरिका का अनुभव हो, चाहे इंग्लैंड का अनुभव है, वो सारे अनुभव हमारे पास है और ये लंबा चलने वाला है। अभी भी कोई नहीं कह सकता कब ये समाप्त होगा। तो ऐसे में जब आपको पता था बहुत लंबा चलने वाला है, तो लोगों से अपील कर देते कि आप अपने अपने घर जाएं और इस तारीख को आपके लॉकडाउन शुरू होंगे, तो व्यक्ति व्यवस्था कर लेता। लेकिन अभी क्या हुआ, लॉकडाउन जो पहला चरण था उसमें लोगों ने सहयोग किया, दूसरे चरण में भी लोगों ने सहयोग किया, तीसरा चरण आते आते राज्य सरकारों ने उसे अनाज भी दिया, कुछ राज्यों ने पैसा भी दिया, लेकिन उसके सब्र का बांध टूट चुका। और फिर मजदूर ये सोच लिए कि हमको हर हालत में अपने घर जाना है। और स्थिति ये है कि राज्य केंद्र सरकार कितने भी ट्रेन की व्यवस्था करे, राज्य सरकार कितने भी बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवहारिक बात है वो ट्रक और बस किराया करके, ऑटो किराया करके, जीप और कार किराया करके लोग अपने घरों तक के जा रहे हैं। चाहे वो झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, सब राज्य में जा रहे हैं। मेरे प्रदेश से होकर गुजर के जा रहे हैं लोग। तो एक इसमें बड़ी जो ट्रेजिक बात हमको लगती है सर, और आप प्रशासक हैं तो आप बता पाएंगे कि हमारी समझ में कहाँ गलती है। एक तरफ हम कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया, हर आदमी मैप्ड है, तरह तरह के डेटाबेस में जन धन से लेकर के जो दूसरी नरेगा की योजनाएं हैं और पता नहीं क्या क्या, सब में वो इंसान कैप्चर्ड है। क्या माइग्रेंट वर्कर्स की शिनाख्त और उनकी आवाजाही को हम लोग और आसान नहीं बना सकते थे? क्योंकि अब हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि माइग्रेंट वर्कर नाम की चिड़िया का कोई डेटा सरकारों के पास नहीं है। देखिए, माइग्रेंट लेबर के हमारे राज्य में जो आंकड़े हमारे पास हैं, किस राज्य में गए हैं कमोबेश वो जानकारी हमको है। लेकिन सवाल इस बात का है, जैसे अभी भी आप ट्रेन चला रहे हैं तो आपने क्या शर्त लागू कर दी कि दोनों राज्य जब सहमत होंगे तब ट्रेन चलेगी। तो वो जो सहमति लेने में जो समय लग रहा है, वो जो माइग्रेंट लेबर है वो रजिस्ट्रेशन अपने राज्यों में करा दिए। हमको ये जानकारी हो गई कि हमारे पास 2,07,000 है कि 2,60,000 है कि 10 लाख है, 15 लाख, 17 लाख, जो भी आंकड़े हैं हमको मालूम हो गया। लेकिन जब ट्रेन पहुंचते तक के जो मजदूर है वो इंतजार नहीं कर पा रहा है, फिर वो सड़कों पे निकल आए, किराएदार किराया मांगने लगे, जो जिस फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो निकाल दिए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा जब सड़क में सोना ही है तो हम अपने घर को चलें। और फिर जब सड़क में चल रहा है तो ना वो टेलीविजन देख रहा है, ना वो रेडियो सुन पा रहा है। तो आपके जो संदेश है वो मजदूरों तक पहुंच नहीं पा रहा है जो सड़कों पे है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके राज्य के संदर्भ में मैं समझना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा राहत पहुंचाने में बाहर से आपके राज्य के जो मजदूर थे वो, या जो वहां पर लोग हैं और जो गरीब सबसे ज्यादा हैं जिनका जॉब गया, कौन सी स्कीम को आपने इफेक्टिवली यूज किया जिसके थ्रू आप लोगों तक पहुंच पाए, या किस में दिक्कतें आई? देखिए, जो हमारे राज्य में जिन लोगों के, तो सबसे पहले आदमी की चिंता होती भोजन की, राशन की। हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि हमारे 56 लाख जो बीपीएल कार्डधारी हैं उनको हमने मुफ्त में दो महीने का राशन, हम एक महीने में 35 किलो चावल देते हैं, 70 किलो चावल एक मुश्त हमने दे दिया। अप्रैल महीने में पूरा बढ़ गया, हम अप्रैल की शुरुआत में बांटना शुरू किए और वो पूरा बढ़ चुका है। हम जून महीने के भी राशन हम मुफ्त में देने वाले हैं, वो जाएगा। एपीएल परिवार है उसे 10 रुपए किलो चावल में दिए। और जितने भी जिसके राशन कार्ड जिसके नहीं बने थे उसको बनवाए, लेकिन जिसके पास राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, उन लोगों को भी हमने राशन बांटने का काम किया, शासन स्तर पे भी और सामाजिक जो संगठनों ने
उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन तक राशन पहुंचाने का काम किया। दूसरा हमने काम किया, मनरेगा हमने बंद नहीं किया। और कई लोग हाई कोर्ट भी गए, पिटीशन लगाए, लेकिन हमने कहा कि मनरेगा में जो काम करने वाले हैं वो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक साथ काम ना करे, एक झुंड में काम ना करे, समूह में काम ना करे, अलग अलग जोड़ी में काम करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज की तारीख में 23 लाख मनरेगा मजदूर छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। तीसरा हमने काम किया, हमारे यहाँ 44% जंगल है, लघु वनोपज बड़ी मात्रा में निकलते हैं, महुआ है, इमली है, अभी तेंदुपत्ता सीजन चल रहा है। लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद थी, तो हमने स्व सहायता समूह के माध्यम से उन जो संग्राहक है, जो महुआ एकत्रित करके लाए, इमली एकत्रित करके लाए, उन सबको हमने खरीदी की। और महुआ जो 17 रुपया भारत सरकार ने एमएसपी घोषित किया है, छत्तीसगढ़ में इस साल 30 रुपये हमने खरीदी किया, राज्य सरकार ने 30 रुपये किया। और मार्केट जब हमने खरीदना शुरू किया तो फिर व्यापारियों ने भी कहा हम खरीदना चाहते हैं, तो सेकंड लाइन लॉकडाउन हुआ, उसमें थोड़ी ढील दी गई और वो लोग भी खरीदे, तो 35 और 40 रुपए में व्यापारी खरीदे, तो जो 17 रुपये का महुआ है वो 40 रुपए तक ही बिका है। ये लाभ, मतलब इस कोरोना संकट में भी औने पौने में नहीं बेचा, उसको दुगुना लाभ मिला है। तो ये काम हम लोगों ने किया। और तीसरा जो काम है कृषि के क्षेत्र में, हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना अभी 21 तारीख को हम लोग उसको वितरित करने वाले, प्रथम किस्त किसानों को मिलेगा, जिसमें 20 लाख किसान हैं, उसे 5,700 करोड़ से अधिक की राशि, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे मक्का उत्पादक हो, उसको हम लोग देने जा रहे हैं। बिल्कुल। एक विषय और आपके साथ मैं टच करना चाहूंगा। पिछले दिनों में मैंने 2 जिरह देखी, एक तो आपकी रेल मंत्री के साथ जिरह हुई और दूसरा जो खनन पीएसयूज हैं उनके पैसों को लेकर के कि आपके राज्य में कैसे खर्च हो, ये आपने मुद्दा उठाया। उसके पीछे क्या है? क्योंकि बीजेपी का कहना है कि आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिक्स क्या है? यदि रेल मंत्री कहे कि केवल 10 ट्रेन छत्तीसगढ़ ने मांगा है और उस तारीख के जिस दिन आरोप लगाया उस दिन 9 ट्रेन तक हमारे छत्तीसगढ़ पहुंच चुके थे, आज की तारीख में 43 ट्रेनों की हमने सहमति दी और दर्जन से ऊपर ट्रेन छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है। ये आंकड़े अपने आप में साबित करता है कि रेल मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। जहां तक के जो पब्लिक अंडरटेकिंग जितने भी हैं, उसमें आप देखें जो सीएसआर का पैसा है, तो सीएसआर का पैसा जो खनन प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं उनके विकास के लिए, उनके कंपनसेशन के लिए उसको दिया जाता है, चाहे उसमें स्कूल बनाए, हॉस्पिटल खोलें, सड़क बनाए, उनके रोजगार की व्यवस्था करें, इसके लिए वो राशि है। और उस सबको आपने प्रधानमंत्री केयर में ले लिया, तो हमने कहा कि भाई वो पैसा यहाँ छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों का है, उसको दे दीजिए हमको, चाहे वो एनएमडीसी का हो, चाहे एसीसीएल का हो, चाहे वो बालको का हो, चाहे भिलाई स्टील प्लांट का हो, सारे जो पीएम केयर में ले गए हैं। कोई सुनवाई हुई, कोई रिस्पॉन्स मिला? अब हमने तो कहा दिया, हमारी जो मांग है, छत्तीसगढ़ के लोगों की मांग है, उस रखने का अधिकार तो मुझे है और मेरी जिम्मेदारी है, तो मैंने उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। अब देना नहीं देना भारत सरकार को, प्रधानमंत्री पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री केयर, पीएम केयर का पैसा है, मैं जमा करा लिया। बिल्कुल। एक चीज और समझनी है, चूंकि आप खनन संपदा वाले राज्य से आते हैं, तो सरकार ने अभी जो पैकेज अनाउंस किया उसमें एक चीज और अनाउंस की जिस पर जाहिर है कि मिक्स रिएक्शन है अलग अलग स्टेक होल्डर का। एक ये है कि अब कमर्शियल माइनिंग कोल में अलाउ की जाएगी। कोल अगर दे रहे हैं और बॉक्साइट के साथ कोल नहीं दे रहे हैं तो एल्यूमिनियम नहीं बन पा रहा है, तो दोनों को साथ में देंगे। तो इसको माना जा रहा है कि बड़ा भारी सुधार है जो भारत की आर्थिक प्रगति के बड़ा काम आएगा। आपका क्या कहना है? देखिए, जहां तक एल्युमिनियम की बात है, तो जो बॉक्साइट है माने छोटे छोटे पेच में है। अभी बालको हमारे एल्युमिनियम बनाता है, दूसरा हिंडाल्को जो हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ोस में बनाते हैं, और दोनों के खदान हैं छत्तीसगढ़ में, बॉक्साइट के भी खदान दोनों के हैं और दोनों के कोल माइंस भी हैं। अब वो किसको और देना चाहते हैं ये समझ के परे है। और दूसरी बात ये है कि यदि प्राइवेट प्लेयर को इसमें दे रहे हैं, और तो आज जितने बिजली की आवश्यकता पूरे देश में रही है, अभी कोरोना संकट के समय वो 3/4 या 2/3 रह गया है, न फैक्ट्री चल रही है, ट्रेन चल रहा है, न फैक्ट्री चल रहा है। तो आवश्यकता है बिजली की, उसमें भारी कटौती हो गई है।
तो ऐसे में यदि आप इसको नीलाम करेंगे तो स्टेक तो कम ही होगा, रेट कम आएगा। और फिर ये भी नहीं है बताया गया कि एक राज्य में एक व्यक्ति कितने खदान ले सकता है। यदि सारे खदान एक ही व्यक्ति ले ले तो फिर तो मोनोपोली हो जाएगा। तो ये भी नियम होना चाहिए। दूसरा, जो रजिस्ट्री फीस वगैरह का है, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, उसमें कमी कर दी, 2 राज्यों को नुकसान होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें देखना होगा। आपने वन और पर्यावरण अधिनियम में कोई, उसमें कोई राहत तो दिया नहीं है, और कोई एक दिन में होने वाला नहीं ना, एक दिन में उत्पादन होने वाला है। और आवश्यकता किस बात की? अभी जितने भी, चाहे आप कोल माइनिंग की बात करें, चाहे स्टील माइनिंग की करें, वो सारे उत्पादन में कमी आई है क्योंकि डिमांड कम है। अभी एनएनबीसी ने आयरन ओर की कीमत घटा दी है क्योंकि दुनिया में नहीं है, देश में नहीं है। एक सवाल आपसे और जो कि आपके राज्य के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इस वक्त वो विषय हालांकि खबरों में नहीं है, वो है नक्सल समस्या। तो जब ऐसा लॉकडाउन हुआ है, जब जनजीवन इतने बड़े पैमाने पर बंद है और अब सभी सरकारें अब धीरे धीरे खोलेंगी, तो ये एक वक्त है कि इस प्रॉब्लम से भी नज़र हट न जाए, बल्कि मौका है कि इसको और कैसे कंटेन करें, क्योंकि इस वक्त इसको भी कंटेन किया जा सकता है। क्या ये मैं ठीक समझ रहा हूं या ये विषय अभी रिलेवेंट ही नहीं है? नहीं, रिलेवेंट है, क्योंकि लगातार नक्सली घटना घटित हुई है और इस बीच में हम बड़े नक्सलियों को हमारे जो जवान हैं वो मारने में सफल भी रहे हैं। और हमको भी बहुत नुकसान हुआ। हमारे 17 जवान शहीद हुए, तो वहाँ 18 से अधिक नक्सलियों को मारने में हमको सफलता मिली। अभी एक सब इंस्पेक्टर है, उसकी शहादत हुई, लेकिन 4 बड़े नक्सली मारने में हमको सफलता मिली। अभी शहरी नेटवर्क हम तोड़ने में हमको सफलता मिल रही है। बड़े शहरी नेटवर्क था, उसको हम ध्वस्त कर रहे हैं। तो नक्सलियों की गतिविधि तो संचालित है, लेकिन उतना ही सचेत राज्य सरकार है, यहाँ के जो जवान हैं वो भी सचेत उतने ही हैं। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल फिर से मैं वहीं जहां से मैंने शुरू करने की कोशिश की थी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर, आपसे बिल्कुल फ्रैंक और ऑनेस्ट ओपिनियन चाहूंगा कि ऐसी आपदा में केंद्र और राज्य के बीच में सहयोग कैसा चल रहा है, या कुछ इश्यूज खड़े होते हैं और वो ये देख के खड़े होते हैं कि कहाँ किसकी पार्टी की सरकार है? देखिए, जब नेशनल डिजास्टर एक्ट लागू हो गया है तो ये फेडरलिज्म का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आप दिल्ली में बैठे हैं, जब सड़कों पे लाखों लोग उतरे, भारत सरकार ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को निलंबन किया, तो ये उसी अधिकार के तहत किए ना। आज यदि रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन यदि घोषित करें, तो पैरामीटर हमको दे दिए, अब आप घोषित करो, जो दिल्ली से घोषित होता था।